नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और एमपीसीजी प्राइम की शुरुआत करेंगे। हरदा में हुआ बवाल अब नियंत्रण में है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को गिरफ्तारी के बाद अब रिहा कर दिया गया है, लेकिन छूटने के बाद जीवन सिंह ने कहा है कि सीएम को वीडियो और सबूत सौंपेंगे। तो वहीं कलेक्टर ने जिले से धारा 163 हटा दी है। यानी 2 दिनों के बवाल के बाद अब हरदा में जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है। रिपोर्ट देखिए। हरदा में 2 दिनों यानी शनिवार और रविवार को हुए बवाल में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से सुलग रहे हरदा के हालात अब सामान्य हैं। प्रशासन ने पूरे हालात पर अब नियंत्रण पा लिया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को रिहा कर दिया। लेकिन चिंगारी अभी खत्म नहीं हुई है। तभी तो रिहाई के फौरन बाद ही करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने फिर हुंकार भरी है। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा है कि सीएम मोहन यादव को वीडियो और सबूत सौंपेंगे। साथ ही कहा है कि प्राण है तो संघर्ष भी जारी रहेगा। ये तो इनको मालूम नहीं था, समर्थक सारे इकट्ठे नहीं करे हमने। ये तो सब रास्ते में चलने वाले भाई लोग हैं, मिल गए अचानक से। वैसे अभी मेरी रिहाई हुई, मेरी साथियों की रिहाई चल रही है। थोड़ा थोड़ा करके सबको बाहर निकाल रहे हैं, सब निकल जाएंगे बाहर। उसके बाद हम एक बैठक आयोजित करेंगे। उस बैठक में आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी इस प्रकार से करना है। आप सबको पता होगा कि 2 दिन से मध्य प्रदेश में जो उठापटक मची हुई है, हाँ, को लेकर हम लोग हरदा गए हुए थे। और हरदा में हमारे प्रदेश के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर को जो अरेस्ट किया हुआ था, हमारे जिलाध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया था। और पुलिस की जो बर्बरतापूर्वक जो करनी सैनिकों के ऊपर पुलिस ने जो अत्याचार किया, उसी को लेकर हम लोग हरदा गए थे। 2 दिन से हमारा संघर्ष जारी रहा था। और उसके बीच में छात्रावास में पुलिस ने मौसम बच्चों पर सबके ऊपर जो अत्याचार किए थे, उसको लेकर हमने घेराव कर रखा था। और कहीं ना कहीं पुलिस और हमारे बीच में सामंजस्य बैठा। और आज सुबह जीवन सिंह जी को और हम उनके साथ में जो 54 लोग और अरेस्ट हुए थे, उन सबको रिहा किया। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन स्थगित करके काफी अपने कर। बहरहाल कलेक्टर ने बवाल के बाद लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त कर दिए हैं। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक जगह पर लोगों के एकत्रित होने पर लगाया गया प्रतिबंध अब खत्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से 13 जुलाई 2025 को सड़क मार्ग रोकने वाले कार्यकर्ताओं को, जिन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी रिहा किया जा रहा है। हरदा अब धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब हम इस ग्राफिक्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हरदा में इतना बवाल कैसे बढ़ गया था। दरअसल करनी सेना के पदाधिकारी आशीष राजपूत से धोखाधड़ी हुई थी। हीरा खरीदने के नाम पर 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। आशीष ने विकास लोधी, मोहित वर्मा और उमेश तपानिया पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी मोहित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को पुलिस मोहित को लेकर कोर्ट में चालान पेश करने जा रही थी। करनी सेना के कार्यकर्ता आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। मामला बढ़ता देखकर पुलिस ने आशीष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पहले शनिवार को प्रदर्शन किया। दोबारा रविवार को भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। इसी बात को लेकर हरदा में करनी सेना ने सड़क पर उतरकर 2 दिनों तक खूब हंगामा किया था, जिसके बाद प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर 2 दिनों में 3 बार लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े थे। भीड़ अनियंत्रित होता देख प्रशासन ने वाटर कैनन से भी भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया था। लेकिन अब प्रशासन ने हालात पर नियंत्रण पा लिया है और अब हरदा में जिंदगी दोबारा से पटरी पर लौट रही है। 2 दिन से हरदा तनावपूर्ण था। तनावपूर्ण स्थिति में यहाँ पर जनजीवन भी बिगड़ता जा रहा था। हालात बिगड़ गए थे, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। फिलहाल यहाँ एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और अब हरदा वापस से एक बार पटरी पर लौट चुका है। हरदा में राजपूत समाज के हॉस्टल में युवाओं और पुलिस के बीच नोकझोंक के बाद एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस पर बर्बरता करने का आरोप लगाया। राजपूत समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि बर्बरता के खिलाफ सड़क पर भी उतरेंगे और मामले की न्यायिक जांच की मांग करेंगे। हम इस वक्त मौजूद है हरदा के उसी राजपूत छात्रावास में, जहां कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में काफी लोग घायल भी हुए थे। आरोप था कि यहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए हैं और उन्हें बाहर निकाला जाना है। पुलिस ने जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने अवरता की, इसलिए उन्हें लाठीचार्ज जैसा कदम उठाना पड़ा। हमारे साथ यहाँ राजपूत समाज के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या है आखिर सच्चाई, क्यों ये सब कुछ। ये हरदा का जो
कल का हादसा हुआ, ये हरदा के लिए काला अध्याय। आज तक देखना तो दुर्लभ, सुनने में भी नहीं आया था इस प्रकार की पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक बच्चों के साथ, यहाँ जो मेहमान बैठे थे उनके साथ जो घटना की। पुलिस वाले कहते हैं कि पुलिस वाले स्वयं गेट पे दारू पी रहे हैं, उसका वीडियो है हमारे पास। और दारू पी के फिर उन्होंने गेट खुलवाए और अंदर आके सबको बर्बरतापूर्वक केन से, लाठी भी टूटी हुई हमारे पास रखी हुई, और गेट को लात मार के अंदर बैठे थे हमारे मेहमान लोग, तो गेट तोड़ के अंदर घुस गए। ये सब देखिए आखिर कैसे क्यों उनको करना पड़ा ऐसा, क्या यहाँ हो रहा था, क्या लग रहा था कि ये परसों पुलिस ने एक व्यापारी को पकड़ के लेके आई थी, लगभग 2 वर्ष पहले का प्रकरण था, हीरा व्यापारी। तो वहाँ हीरा व्यापारी ने नकली हीरा दिया था, उसकी रिपोर्ट FIR की है। इस पर से पुलिस ने अब पकड़ के लेके आई है, सीधा उसको चालान पेश करके जेल भेज। तो जो लोग जिनके साथ ये उन्होंने घटना घटित, लड़के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको रिमांड पे ले आओ और पूछो कि इसने ऐसे कितने लोगों को लूटा है। उसी पे से पुलिस ने लाठी भांजना शुरू कर दी, उसी पे से ये तो और उठा के ले गए। तो बाकी लोग उनकी घटना को देख के इकट्ठे हो गए। आप भी यहाँ मौजूद थे जब बात, क्या पुलिस का रवैया, क्या आप लोगों ने बातचीत करनी थी? देखिए, पुलिस का कल जो रवैया रहा वो पूर्णतः राजपूत समाज को ऐसा लगा कि हमारी लड़ाई फिर से अंग्रेजों से चल रही है, जो पुराने समय से चली आई, इस प्रति वो कल पुलिस ने दर्शाया। और रही बात इस पूरे घटनाक्रम की, तो हमारा पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है, जिसमें मीडिया का पूरा कवरेज चलता रहा। हमने किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की, ना इस कैंपस से किसी ने गाली दी। हमारा प्राइवेट कैंपस है हमारे समाज का। सबसे पहले तो पुलिस यहाँ एंटर ही क्यों नहीं, ये हमारे प्राइवेट लोग थे, हमारे लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे थे, हादसा समाज के साथ होगा, स्वाभाविक बात है, आदमी अपने घर पे बात करेगा सबसे पहले बैठ के। ये हमारा घर है, हम यहाँ घर में बात कर रहे थे, यहाँ आके लाठियाँ मारना, लोगों को ये कैंपस पीछे पूरा तोड़ दिया, ये क्या तरीका? यहाँ पे लाठी भांजी गई है, यहाँ पर क्या क्या ऐसा क्या बातचीत में कहाँ चली रही थी? कल हमारे कार्यक्रम संतुष्टि कार्यक्रम का समाज का सारे लोग संतुष्टि कार्यक्रम में गए थे। संतुष्टि कार्यक्रम को संपूर्ण करके फिर यहाँ छात्रावास की इसलिए आए, हमारे कुछ बच्चे कम थे, उन लड़कों को कैसे वहाँ छुड़ाया जाए, जिससे हमारी कुछ चर्चाएँ चल रही थी हमारी। इस बीच में ही कुछ पुलिस वाले आए, तो कुछ में बात कर रहे हैं, कोई जीत कर रहे हैं, और लाठीचार्ज करने किया। और राजपूत समाज के लिए ये लाठीचार्ज, हमारे समाज हरदा जिले में सम्मानित समाज, और सम्मानित समाज के नाते सब समाज को जो है प्रेरणादायक देने वाली समाज है। अभी तक आज तक ऐसा कोई काम हमारे हुआ नहीं। ये काम तो ऐसा लगा जैसे कोई जलियांवाला बाग में एक बार जो हुआ था, जो हम इतिहास में सुनते थे, तो ऐसा काम जो है कल यहाँ देखने को मिला, जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समाज है। हमारी समाज बहुत आहत हुई है। बताइए क्या कदम? हमारे का मतलब ये है कि हम गुहार लगाएंगे, हमें न्याय मिले, और अगर मान लो न्याय अगर नहीं मिलता तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। सोशल मीडिया के थ्रू में जाएंगे, क्या लगता है कि कितनी बर्बरता होगी? इसकी बर्बरता की तो जितनी निंदा की जाए, मेरे ख्याल से हरदा जिला, जब से हरदा जिला बना है, पहली बार जलियांवाला बाग बनाने का हम इतिहास पढ़ते थे, वो इतिहास आज दोहरा दिया गया है, और इस इतिहास को पूरा हरदा नगर में देखा है। राजपूत समाज बहुत शांति प्रिय समाज है। आज तक का कोई रिकॉर्ड बता दे कि राजपूत समाज से कोई गुंडे बदमाश हो या किसी हथियार को लेकर कोई मैदान में आया हो। छात्रावास में जो लोगों को मारपीट की गई, उनके पास निहत्थे लोगों पर बर्बरतापूर्वक जो प्रहार किया, बहुत निंदनीय है। यहाँ पर यह था कि एक बालिका जो थी, वो बालिका इतनी चीख रही है कि हादसा देख के उसका दम निकल जाता है। वहाँ पर अगर कभी आप जैसे कोई स्वयंसेवक अगर नहीं खड़े होते तो वो उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसी स्थिति में वो चीख रही थी, यानी उसके पिताजी को भी मारा, तब जाके ये नौबत आई है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रहने वाला चपरासी है, उसके परिवार को भी प्रताड़ित करने की क्या आवश्यकता थी? और सामने गेट के सामने एक पुलिस वाला दारू पी रहा, और वो बाटल फेंक रहा वहाँ पर कचरे में, और वहाँ पर लड़के खड़े हैं, और वो हाथ भी जोड़ रहा और पहले गाली दे रहा था, और वही पुलिस वाला गेट में लात भी मारा। पुलिस का भी आरोप है कि उनके साथ गाली एसपी साहब ने जो कहा ना कि राजपूत समाज के गुंडे शब्द का, तो मैं कहूँगा कि जो गुंडे उनको का इन्होंने जो सजा देना था हरदा जिले के अंदर, जो पकड़े हैं, जो तस्करी में का और जो हत्या जैसे निर्मम काम जो किए हैं, वो गुंडों को तो तुम सम्मान पूर्वक लेके जा रहे हो। और जो वास्तव में एक समाज
को अच्छा संदेश देने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, 36 कौम के लिए हमेशा आधी रात को खड़े होने वाले लोग हैं। उन लोगों के साथ ऐसी बर्बरता करना का बहुत निंदनीय है। मेरा तो यह है कि हमको न्याय चाहिए और अगर सरकार न्याय देती है तो ठीक है, अन्यथा हमको कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा। बिल्कुल, युवा होने के नाते क्या लगता है आपको, क्या कदम क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो घटना हुई है, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे लोग बैठे थे, समाज में गमी हुई, वहाँ से बुजुर्ग लोग भी आए थे, लेकिन बिना सूचना के लाठीचार्ज करना और पुलिस ने किसके दबाव में किया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आपने बिना सूचना के कैसे यहाँ लाठीचार्ज किया। विधायक जी ने भी यहाँ मध्यस्थता करनी थी जी, उन्होंने यहाँ पर आए, जो लाठीचार्ज हो रहा था उसको रुकवाया उन्होंने कि जो अंदर बच्चे हैं उनके पास कोई वेपन हथियार कुछ नहीं है, वो तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, फिर आप इनके ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो? और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जब निकाला गया, उसका वीडियो है, उनके पास में कोई भी ऐसा हथियार या डंडा तक नहीं है और वो वीडियो में भी देख रहे हैं कि मार खा रहे, उन्होंने पुलिस का विरोध तक नहीं किया। वो कहते रहे कि भाई आप हमारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो, हमने ऐसी कोई गलती नहीं की। अनूपपुर के अमदरी गांव में करोड़ों की लागत से बने गर्ल्स हॉस्टल की पहली ही बारिश में पोल खुल गई। 3 करोड़ 33 लाख की लागत से तैयार किया गया 50 सीटर भवन पहली ही बारिश में पानी पानी हो गया। यहां हॉस्टल के कमरे की छत और दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है। ग्रामीणों ने पीआईयू और ठेकेदार पर हॉस्टल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। पहली ही बारिश और 3 करोड़ 33 लाख की लागत से तैयार 50 सीटर के छात्रावास की बिल्डिंग पानी पानी हो गई। यहाँ पीआईयू और ठेकेदार की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की चाशनी में बिल्डिंग को ऐसा डुबोया गया कि पहली ही बारिश की फुहार में भ्रष्टाचार की सारी पोल परत दर परत खुल गई। तस्वीरें अनूपपुर के अमदरी गांव में बने सीनियर कन्या छात्रावास की है। अब मामला कहीं आगे न बढ़ जाए तो ठेकेदार बिल्डिंग की छत पर बैरिंग कोट करवा रहे हैं ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके। छात्रावास में पानी कैसे आया, जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो ठेकेदार साहब क्या तर्क दे रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के अमदरी ग्राम पंचायत में, जहां पर करोड़ों की लागत से पीआईयू के द्वारा 50 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण कराया गया था। हम आपको दिखा दे कि यह भवन इतना जर्जर, नए भवन ही इतना जर्जर नुमा बनाया गया, जगह जगह से दरारें आ गई, जिसके कारण यहाँ पे जो बच्चों को शिफ्ट किया गया था वह बच्चों के कमरे में पानी भर जा रहा था। और आप देख सकते हैं, जब हम मौके पर मौजूद हैं तो यहाँ पर जिस ठेकेदार के द्वारा यह काम चलाया गया है या करवाया गया है, उसके द्वारा छत में रिसाव ना हो उसको लेकर बैरिंग कोट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं। ये पेंट की ये जो केमिकल है जिससे रिसाव रोकने के उपाय किए जाएंगे। ठेकेदार का ये तर्क शायद ही किसी को पचे। बात सिर्फ बौछार से घुसे पानी की होती है तो छात्राएं अपने अधीक्षिका से गुहार ना लगा रही हो और दोबारा पुराने भवन में रहने के लिए ना जाती। 1-2 कमरों की बात रहे तो ठीक है, लगभग सभी कमरों में हमें पानी का रिसाव दिख रहा है, गैलरियों में दिख रहा है, तो क्या कारण है? गैलरी में कैसे पानी आ जाएगा? ये बौछारें के कारण से आ जाता है कहीं। अच्छा, बौछार के कारण से पानी आ रहा है। बैरिंग कोट करने की क्या जरूरत पड़ी? बैरिंग कोट इसलिए कर रहे हैं कि पानी कहीं रुके ना। छात्रावास की नई बिल्डिंग में कई जगह दरारें भी आ गई हैं, जिन्हें ठेकेदार अब लीपा पोती कर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी छात्रावास की बिल्डिंग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर परियोजना क्रियान्वयन यानी पीआईयू और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे द्वारा पूरे वहाँ व्यवस्था कर लिया गया रहा, फिर बच्चियाँ मैंने आ गई 1 जुलाई से, तो 2-3 दिन रही, फिर भारी बारिश होने लगी तो पूरा छत मतलब लीकेज टपकने लगा, तो फिर नए बिल्डिंग से अपने पुराने बिल्डिंग में सामानों को ढुलवाई, फिर बच्चियों को यहाँ शिफ्ट की। सूचना दी हूँ पर अभी लिखित में वहाँ नहीं पहुँचा पाई हूँ ऑफिस में, तबीयत थोड़ी मेरा अस्वस्थ हो गया। तो पूरा मामला इसमें यह है कि पूरा 3 करोड़ 36 लाख का है, इसका एस्टिमेट वो है। अब बाकी जो है भाई अपने ढंग से वो बनाए हैं, अब जैसे बनाए हो ठेकेदार जाने और इंजीनियर एसडीओ है ना, और ये पूरा चूरा इसमें तो शिफ्ट कर दिए थे, सब मतलब बालिका आ गई थी। अभी जब ये चूने लगा तब तो उसको फिर वहाँ वो बिल्डिंग में ले गए। सर वो हम लोग पूरा सामान ले गए थे अपने न्यू बिल्डिंग में,
और वहाँ जब हम लोग गए, मैम मतलब बोली थी हमें कि मतलब वहाँ रहना है, तो जब हम लोग वहाँ गए तो मतलब वहाँ छत से पानी टपक रहा था, इसलिए हम लोग पूरा सामान यहाँ ले आए। यहाँ तक कि राशन भी चला गया था वहाँ। चूह है सर, लीकेज बहुत है पूरी बिल्डिंग में लीकेज? पूरी बिल्डिंग में। अच्छा, दरारें देखने को मिल रही हैं? दरारें भी है सर जी, खतरा लगता है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कोई निश्चित नहीं है उसकी। सर वहाँ छत से पानी टपक रहा था, इसलिए नहीं रहे। पूरा गद्दा वद्दा शिफ्ट कर लिए थे, बट पानी टपक रहा था, इसलिए यहाँ रिटर्न हो गए पुराने बिल्डिंग में। सर हम लोग वहाँ पे पूरा सामान ले गए थे, शिफ्ट हो गए थे हम लोग। फिर वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूरा पानी टपक रहा था छत से पूरा नीचे तक, तो हम लोग फिर से ये पुराने वाले हॉस्टल में रिटर्न हो गए। ऐसे में हम कैसे रहेंगे सर वहाँ पे? अरे पूरा खत्म है साहब, एसडीएम कलेक्टर आके यहाँ देख लें, पूरा वो उसमें पूरा पानी खत्म है, इसमें अब कहाँ देखने की बात है। अच्छा, कब बनी थी वो बिल्डिंग? ये बिल्डिंग अभी नई है, अभी तो अब शिफ्ट 1-2 दिन रहे हैं बच्चे लोग, फिर यहीं आ गए हैं। क्या समस्या आ रही है? पूरा पानी टपक रहा है पूरा। क्या लगता है बिल्डिंग देख के कितने वर्ष तक चल पाएगा? ये तो 2-3 साल कहाँ चलिए, अब अभी नए उखर जर्जर व्यवस्था है, तब साल 2-3 साल मुश्किल चल जाए। बहरहाल सरकार ने छात्राओं की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर छात्रावास की बिल्डिंग का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन उसके निर्माण कार्य की सही से मॉनिटरिंग नहीं की गई। अगर निर्माण कार्य की सही मॉनिटरिंग हुई होती तो छात्राओं की ये बगिया शायद कभी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ती। अनूपपुर से एनडीटीवी के लिए आशीष सेन की रिपोर्ट। देश तरक्की की सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी देश का एक कोना ऐसा है जहां ना तो सड़क पहुंची, ना पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है और ना ही लोगों को रहने के लिए पक्के मकान मिले हैं। हम बात कर रहे हैं कांकेर के तरंदूल गांव की, जो जिले से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाओं का ऐसा अभाव है कि बच्चों को भी शिक्षा से दूर कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त जिला मुख्यालय कांकेर से लगभग 60 किलोमीटर दूर तरांदुल के एक गांव में पहुंचे। इस गांव में पहुंचना बेहद कठिन था क्योंकि पहाड़ी रास्ते थे और पहाड़ी रास्तों से गुजरकर जब हम उस इलाके में पहुंचे तो लगभग 12 मकान मिले। और जहां मेरे आप साथ देख रहे होंगे कुछ लोग बैठे हुए, ये उस गांव के ग्रामीण हैं जो यहाँ पर रहते हैं। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे नजर आ रहे होंगे, कई ऐसे ग्रामीण हैं। कच्चा मकान है, किसी को इस तरह इस गाँव के लोगों को पीएम आवास की सुविधा नहीं मिली, क्योंकि हर गाँव में जो है पीएम आवास की सुविधा मिलनी है। बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल की जगह बस आपको इस तरह से लकड़ियों के ये पिल्लर नजर आएंगे और इसी लकड़ियों को इन्होंने सहेज कर रखा है क्योंकि ये जंगली इलाका है और इनका छोटा सा एक मकान है। जिस देखते हैं दरवाजे भी सही नहीं है, उस दरवाजे में बांस की जो है बांस लगाकर उसे तैयार किया गया है और ये झोपड़ी नुमा मकान है और यहाँ के ग्रामीण जो है इन्हीं मकानों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। देश के लोग अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सारी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों से घिरा कांकेर का ये तिरंदुल गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा से कोसों दूर है। गांव में ना सड़क है, ना ही पीने को शुद्ध पानी और ना ही रहने के लिए पक्के मकान। कच्चे मकान में रहने को मजबूर यहाँ के लोग रोजाना जंगली जानवरों से भयभीत होकर रात काटते हैं, लेकिन आज तक इस गांव में केंद्र की पीएम आवास योजना नहीं पहुंची। ये तो हो गई रहने की बात करें गांव के शिक्षित होने की, तो यहाँ के लोग आज भी शिक्षा से कोसों दूर हैं। सड़क न होने से गांव के बच्चे पढ़ने के लिए भी नहीं जा पाते, वजह पहाड़ और घने जंगल, साथ ही स्कूल जाने के लिए रास्ते का ना होना। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण अपने बच्चों को भय की वजह से स्कूल नहीं भेजते। पास के स्कूल के शिक्षक भी ग्रामीणों के भय की बात करते हुए बच्चों को स्कूल में ना भेजने की बात कर रहे हैं। यहाँ मिनिमम पूरे बच्चों के साथ मिलाकर 50 से 60 लोग हैं। 12 मकान है, बता 12 मकान है। हाँ 12 मकान है। यहाँ क्या है, चारों दिशा से जंगल से घिरा है और रास्ता और सड़क नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चे को स्कूल जाने में असुविधा है और इनका राशन पानी भी लाने में असुविधा है, बहुत दिक्कतें होते हैं। ये जानकारी प्राप्त हुआ था कि उस गांव में लगभग 12 घर हैं जहाँ पर लगभग 30-40 बच्चे 30-40 लोग हैं। तो हमने ये सोचा कि जब इतने लोग हैं तो क्यों ना बच्चे भी होंगे, तो बच्चे अगर वहां से नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। इसके लिए हम शिक्षकों ने सोचा, एक मुहिम छेड़ी कि चलो इस बार वहां जाकर देखते हैं बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं या बच्चे यहाँ से कहीं बाहर तो नहीं जा रहे। तो ये पता चला कि यहाँ कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। उसका कारण ये है कि थोड़ा जंगली रास्ता हो जाता है, पहाड़ी भी हो जाता है और आने जाने में बच्चों को एक डर सा, एक भय का वातावरण रहता है।
ये तो रही गांव में कच्चे मकान और बच्चों की शिक्षा की बात, लेकिन बात करें पीने के शुद्ध पेयजल की तो गांव वाले एक गंदे झरिया के सहारे अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। आप जरा झरिया के इस पानी को गौर से देखिए। इसी गंदे पानी को यहाँ के लोग खाना पकाने से लेकर अपने गले की प्यास बुझाने तक में इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम और आप अगर इस्तेमाल कर लें तो गारंटी है कि बीमार होना तय है। ग्रामीण जिस झरिया का पानी पीते हैं उस झरिया के पास हम पहुंच चुके हैं। आपको सबसे पहले झरिया दिखाते हैं कि ग्रामीण किस झरिया का पानी पीते हैं। देखिए यहाँ पर बहता हुआ एक पानी नजर आ रहा होगा और यहाँ पर आएंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक कुंडनुमा बना हुआ है। इसे जो है ग्रामीण झरिया कहते हैं। यहाँ पानी रिसता है और इसी रिसे हुए पानी को यहाँ के ग्रामीण पीते हैं। यहाँ से रोजाना जो है यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो गांव के लोग इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए सहित अन्य जरूरी चीजों के लिए। सब इन्हीं पानी का इस्तेमाल यहाँ के लोग करते हैं। ये जो पानी है निश्चित तौर पर आपको गंदा नजर आ रहा होगा। आपको सामने से तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये पानी आपको गंदा नजर आ रहा होगा। ये झरिया का पानी है। कीड़े मकोड़े भी आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी इतनी है कि यहाँ के लोगों को इसी पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये अभी की स्थिति नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सहित बुनियादी सुविधाओं की मांग ना की हो। कई बार फरियाद लगाने के बाद भी बेबस आदिवासी परिवारों को कुछ नसीब नहीं हुआ। हालांकि जिला पंचायत सीईओ हरीश मंडावी ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को जल्द ही दुरुस्त करने का आश्वासन दे रहे हैं। पहुंच मार्ग नहीं होने के कारण से जो एक प्रकार से दुनिया से कटे भी हुए हैं। हम निश्चित ही इसका सर्वे अभी हम पूरी टीम के साथ इसको कराएंगे और इसको कराते हुए हम जो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कोशिश करेंगे कि वो स्कूल तक पहुंच जाएं या फिर हॉस्टल सुविधा यदि हो सकती है हॉस्टल सुविधा उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। और कोशिश ये करेंगे कि जो अन्य जो सुविधाएं हैं और खास करके पहुंच मार्ग का एक बार उसका एस्टिमेट बनवा लेते हैं कि कितने का बनता है, कितना दूरी है और क्या कारण से अभी तक नहीं बन पाया है। तो ये सब चीज़ों को के लिए हम अलग से एक टीम भेजकर इसका सर्वे कराते हुए जो भी सुविधा उनको मुहैया कराया जा सकता है बिल्कुल हम कराने का प्रयास प्रशासन की ओर से करेंगे। जिला पंचायत सीईओ आज आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जो गांव मूलभूत सुविधाओं से बरसों से जूझ रहा हो, सड़क न होने से बच्चों को शिक्षा न मिल पा रही हो, उस गांव की तकदीर भला कैसे बदलेगी। अब देखना ये होगा कि जिला पंचायत सीईओ का आश्वासन कब मूर्त रूप लेता है। कांकेर से एनडीटीवी के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट। रायसेन के सिलवानी में भारी बारिश की वजह से बेगम नदी उफान पर है। बढ़ते जल स्तर से नदी पर बना रपटा पूरी तरह से डूब चुका है। नदी पर कोई पुल न होने से दो गांव के लोगों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर लोगों के आने जाना भी दुभर हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद उफान मारती जलस्तर की ये तस्वीरें रायसेन में बहने वाली बेगम नदी की हैं। नदी में पानी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी पर बना रपटा पूरी तरह से डूब चुका है। नदी पर कोई पुल नहीं है, जिसकी वजह से दो गांवों के लोगों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। पानी का जलस्तर बढ़ने से करीब 2000 लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रपटे से नदी पार करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गांव में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीण नदी पर पुल निर्माण की कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। पुल की समस्या बहुत है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए परेशानी होती है। कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों को ज्ञापन दिया, मगर पुल बनने की कोई संभावना नहीं है। ये बीच में खंभा खड़ा हुआ है नदी के अंदर, ये भी गिरने की इसकी भी संभावना है। ये रिफ्ट बनने से साहब बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ना कोई बस्ती का इधर से उधर जा पा रहे हैं। बहुत परेशानी है रिफ्ट बनने से। तमाम सरकार को भी, सबको, कलेक्टर को, सबको सूचना से सबको दे चुके, मगर कोई सुनवाई नहीं है। पुल बनने से थोड़ी समस्या होती है, पब्लिक आ नहीं पाती, जा नहीं पाती। और दूसरी ये खंभा लगा हुआ है, वो गिरने का खतरा है। बीच नदी में लगा है, उसके अंदर एक सपोर्ट लगना चाहिए। इससे गिर गया तो खुदा ना खास्ता पब्लिक को परेशानी है, करंट फैल गया, नहीं तो कमल की हो सकती है। हालांकि सिलवानी नगर परिषद अध्यक्ष रेशु विभोर जैन ने ग्रामीणों की समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। वाकई में गंभीर समस्या है
और इस समस्या के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमने इसमें एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है जिसमें रिप्टा बनाकर जो पानी पुल के ऊपर से आता है वह रिप्टा के द्वारा नीचे निकल जाएगा। वैसे तो यह पुल का निर्माण एक बड़ा कार्य है जो PW द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें लोगों की यह समस्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। पर हमारी नगर परिषद के द्वारा जितना बन सकता है हमने एक रिप्टा बनाने का सोचा हुआ है और इसका प्रस्ताव हमने शासन को भेज दिया है। बहरहाल सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, रायसेन जिला हमेशा नेताओं के लिए खास रहा है, लेकिन जब बात जनता के असली विकास की आती है तो तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। ये रिपोर्ट उन दावों की हकीकत सामने लाती है जो हर चुनाव में किए जाते हैं लेकिन हर साल की बारिश में बह जाते हैं। रायसेन से NDTV के लिए नवेद खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।